नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना कोई घटना नहीं है, बल्कि एक एनकाउंटर है जो बिल्कुल हालिया है। तारीख थी 18 नवंबर, जनपद था झांसी, कस्बा था मऊ रानीपुर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये अपराधी जो एसटीएफ से मुठभेड़ में मारा गया वो 15 साल से फरार था। और एक तो फरारी उस तरह की होती है, एब्सकॉन्डर जिसे कहते हैं, एब्सकॉन्डिंग है कि कोई अपराध करके वो गया और चुपचाप कहीं दूसरा काम करने लगा, इस डर से कि पुलिस उस तक पहुंच के उसे उसके अपराध के लिए गिरफ्तार करके ले न जाए। लेकिन ये अपराधी ऐसा था जो फरार भी रहा और इस पूरे पीरियड में लगातार हत्याएं करता रहा। हत्याएं भी सुपारी लेकर की गई हत्याएं। इस पर पहले से ही महोबा में 25,000 का इनाम और प्रदेश में 1 लाख का इनाम रखा गया था। रहने वाला महोबा का था, लेकिन ये रहता कानपुर के चिश्ती नगर चकेरी में था। पुलिस परेशान रही आने जाने के लिए, पकड़ने के लिए कि कहाँ मिलता है और कैसे मिलेगा। पहले शुरू में वो चोरी और लूट करता था। 2008 में उसने झांसी में मोहम्मद मोहसिन का अपहरण कर लिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। तब ये ज़्यादा प्रकाश में आया। इस हत्याकांड में इसका जीजा राजा पकड़ा गया, लेकिन राशिद हाथ नहीं आया। उसके बाद वो लगातार अपराध करता रहा। उस पर 13 मुकदमे दर्ज थे। 15 सालों से 10 जिलों की पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन वो कभी हाथ नहीं आया। एसटीएफ को जब ये जांच सौंपी गई, कोई 2 साल पहले सौंपी गई, 20 जून 2020 को राशिद कालिया की उल्टी गिनती तब शुरू हुई जब उसने कानपुर में बड़े बसपा नेता नरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सेंगर की हत्या कर दी। इस हत्या में 14 आरोपी पकड़े गए, लेकिन राशिद फरार हो गया। राशिद कालिया फरार हो गया, पुलिस के हाथे नहीं चढ़ पाया। और इसी समय उसको ढूंढने का, न्यूट्रलाइज करने का, गिरफ्तार करने का, अकाउंट फॉर करने का काम स्पेशल टास्क फोर्स को दिया गया, एसटीएफ को। मेरा चूंकि वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका संस्थापक सदस्य हूँ। शुरुआत उसकी 2-4 लोगों से शुरू करके और आज इस मुकाम पर पहुंची है कि अब उसके सिर पे तमाम सेहरे हैं सफलता के। और मेरे आज का ये जो बताने का उद्देश्य है आज के क्राइम में, वो यही है कि कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त, कितनी शिद्दत से परसू करने के बाद एक अपराधी तक कैसे एसटीएफ पहुंचती है, ये मैं आपको बता सकूं। तो मोहसिन हत्याकांड में 25,000 का इनाम उस पर पहले ही था। फिर उसके बाद वो 1 लाख का इनाम इस पर कर दिया गया। एसटीएफ ने अपनी जांच 2 साल पहले शुरू की। कानपुर से उसे कुछ ज़्यादा इनपुट एसटीएफ की टीम को नहीं मिला, हालांकि वो चिश्ती नगर चकेरी में रहता था। पुलिस जब शुरू करती है कि उसके उस समय के दोस्त कौन कौन थे, क्राइम में उसके साथ कोई एक्यूज्ड कौन कौन थे, जिस मोहल्ले में रहता था उनसे किन से अच्छी जान पहचान थी जिससे वो कहीं से संपर्क कर सकता हो। बहुत प्रयास के बाद भी, महीनों के प्रयास के बाद भी कानपुर से कोई अच्छा इनपुट नहीं मिला। फिर एसटीएफ ने अपना डेरा शिफ्ट किया महोबा में, जहाँ का वो रहने वाला था। वहाँ उसके बचपन के दोस्त, उसके अपराध के समय के दोस्त और तमाम और लोगों को खंगालना शुरू किया। और वहाँ से ही थोड़ा थोड़ा इनपुट मिला, जिसकी वजह से एसटीएफ की टीमें झांसी, ललितपुर, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, बेंगलुरु समेत कई अन्य शहरों में
इसके होने के इनपुट मिलते रहे, टीमें जा जा के इसे वेरीफाई करती रहीं और ये बात सही निकली कि वो बहुत तेज़ी से अपना ठिकाना बदलता है और इन जगहों पर मिलता है। इन 1.5 साल या 2.25 साल में एसटीएफ ने ये तो समझ लिया कि ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। जहाँ जहाँ भी गया, जहाँ भी लोगों को उठाया गया, पूछा गया, सख्ती की गई कि कैसे संपर्क हुआ, तो लोग यही बताते थे कि साहब कभी उसने मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं किया है। इस बीच में जब से वो लोग जानने लगे हैं, बस वो यूं ही आ जाता है, वहीं कि उसके फ़ोन से किसी को बुलवा लेता है, बातचीत करता है, बहुत देर तक एक जगह रुकता नहीं और फिर चला जाता है। तो पुलिस ने अपना जो उसका काम करने का तरीका है, बजाय सर्विलांस की, क्योंकि आज की तारीख में तो सारे इन्वेस्टिगेशन और सारी धरपकड़, सारी अरेस्ट और सारे माफिया के परसू करने में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का ही सहारा लिया जाता है। ऐसा कोई मान नहीं सकता कि कोई अपराधी बिना मोबाइल के भी ऑपरेट कर सकता है, इसलिए सर्विलांस का सहारा लिया जाता रहा। लेकिन अब जब ये तय हो गया कि 1.5 सालों में किसी ने भी उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया, इसका मतलब वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जिन जिन लोगों के यहाँ जाने की पुष्टि हुई, उनके मोबाइल की भी डिटेल स्टडी की गई, सीडीआर के पैटर्न देखे गए, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला जिससे ये इंगित किया जा सके कि ये राशिद कालिया का नंबर है। लिहाजा पुलिस ने महोबा और कानपुर के कुछ ऐसे लोगों को जिनका इनकी ट्रैकिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, इनको मुखबिर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2 साल तक तमाम इंफॉर्मेशन आने, मुखबिरों की सूचना, तमाम कोशिश करने के बाद भी पुलिस या एसटीएफ राशिद कालिया तक नहीं पहुंच पाई, जिसमें सर्विलांस और ज़मीनी सोर्स, कॉन्टैक्ट्स, इन्फॉर्मर जिसे मुखबिर कहते हैं, सबका इस्तेमाल किया गया। सूचनाएं मिलती थीं, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती थीं कि टीम राशिद कालिया तक पहुंच जाए। इसी तरह की तमाम सूचनाओं के साथ एक सूचना और मिली कि साहब वो मऊरानीपुर के एक व्यापारी को मारने की उसे सुपारी मिली है। उस व्यापारी का वहाँ स्थानीय लोगों में आपस में बड़ी अदावट थी। 2 पक्ष थे, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तो ये बताया गया कि एक पक्ष ने किसी तरह से ये सुपारी राशिद कालिया को दी है। पुलिस ने इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया और ये लगा कि ये संभव है, क्योंकि सूचनाएं तो एसटीएफ को बहुत बार मिली, बहुत बार उनको देखा भी गया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पहली बार ऐसा लग रहा था कि ये पुख्ता सूचना है, ये पुख्ता इंफॉर्मेशन है। एसटीएफ ने 15 नवंबर को झांसी के मऊरानीपुर में डेरा डाल दिया। पहले ये इन्होंने एस्टेब्लिश किया था अपने आप को झांसी में। वहाँ से ये रोज मुखबिरों का, मैनुअल इन्फॉर्मर्स का, सर्विलांस का ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि जब इस तरह से ये शिफ्ट कर रहा है अपने आप को, तो हमें मऊरानीपुर में ही जाकर बैठना होगा, मऊरानीपुर से ऑपरेट करना होगा। ये लोग वहाँ 4-5 दिन पहले पहुँच गए। 15 नवंबर को इन्हें हल्की हल्की सूचना मिलने लगी कि जिस व्यक्ति की हत्या इसे करनी है मऊरानीपुर में, ये आएगा जरूर, 2, 4, 6 दिन में आएगा। एसटीएफ ने भी इत्मीनान से अपने आदमी लगाने शुरू किए। उनके साथ 3 टीमें जो लगी थीं, हर एक के साथ एक एक आदमी पहचान वाला भी रखा गया, ताकि पहचान में कोई दिक्कत न हो। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि पहचान वाले को साथ खड़ा करके चौराहे पर वो देखता रहेगा कि वो किधर से आ रहा है, क्योंकि उसकी भी नज़र अगर पड़ गई कि ये तो मेरा जानने वाला है, तो वो फौरन सतर्क हो जाएगा कि हो सकता है पुलिस मेरे जानने वाले का इस्तेमाल कर रही हो। इसलिए ज़्यादातर गाड़ियों में बैठ के
आदमी को पहचानने का काम किया जाता है। आधा शीशा खुला हुआ, आधा बंद, कैप लगा के, और आजकल तो बहुत आसान है मुंह को छिपाने के लिए मास्क लगा लीजिए, जो कोरोना के टाइम में लगता था। तो उस तरह का मास्क और टोपी लगा के पहचानने वालों को अलग अलग गाड़ियों में बिठा के पुलिस वाले दूर खड़े होते थे। गाड़ियां प्राइवेट होती थीं, पुलिस की नहीं होती थीं, और तब ये इशारे तय कर दिए जाते थे कि अगर दिखाई पड़ा तो तुम्हें क्या इशारा करना है, या कितनी मिस्ड कॉल आपको लगानी है, किसको किसको लगानी है, ये सब ऑपरेशन का पार्ट होता है। इसी बीच 18 नवंबर को ये तय हो गया कि अब वो चला है। मैनुअल इंफॉर्मेशन थी, जैसे तमाम आती हैं वैसे ये भी थी। तो खैर एसटीएफ ने मऊरानीपुर के थाना अध्यक्ष को भी आगाह किया। परेशान वो भी थे, उनके यहाँ कई मुकदमों में वांटेड था। उनसे कहा गया कि ये बिल्कुल पक्की सूचना है, आज दिन भर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, नहीं तो व्यापारी की हत्या होगी, कानून व्यवस्था की एक गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही आपसी रंजिश है। टीम जो है वो एसटीएफ की और थाना मऊरानीपुर की, वो गरौठा चौराहे से आगे हाईवे पर बने अंडर ब्रिज के नीचे खड़ी थी। इसी दौरान एक जो मुखबिर होता है, इन्फॉर्मर होता है, गाड़ी के भीतर से उसने मिस्ड कॉल की। उसकी तरफ देखा गया, उसने इशारा किया कि बिना नंबर प्लेट की आ रही जो मोटरसाइकिल है इस पर वही बैठा हुआ है। फौरन, और वो आया, जब तक कि ये कन्वर्सेशन 1 मिनट या आधे मिनट में होता, वो छतरपुर हाईवे की तरफ भाग गया। देखिए, शार्प जो अपराधी होता है उसको जरा सा भी पब्लिक के भीतर सड़क पर कुछ अनयूजुअल चीज़ें दिखती हैं तो वो, और पुलिस से गलती कहीं न कहीं हो ही जाती है। जैसे यहाँ पर 3 तरफ बराबर की दूरी पर कारें खड़ी हुई थी, एक तरफ मुंह करके। तो एक तो ये अंदाज, दूसरे पुलिस वाला कितना भी सादी वर्दी में रहे, दूर से उसके चाल ढाल भाव भंगिमा, उससे अंदाज लगने लगता है कि हो सकता है ये पुलिस वाला हो। उसे थोड़ा सा जो अटपटा सा लगा, इतनी गाड़ियों का एक साथ खड़ा होना, जबकि कोई जाम नहीं है, कोई दुकानें वहाँ पर नहीं हैं, ऐसी जगह वो गाड़ियाँ खड़ी की गई थीं, वो भी मुखबिरों की सहूलियत के लिए, कि उनकी निगाह सीधे रोड पर आने जाने वालों पर बनी रहें और वो ये सूचना दे सकें कि वो आ गया या दिखाई दे रहा है या फलां शर्ट फलां पैंट पहने हुए। जब ये देखा कि अब निकल गया, फिर पता नहीं कब मिलेगा, तो फिर सारी टीमों ने उस मोटरसाइकिल का पीछा कर लिया। उसे 2 मिनट लगे ये समझने में कि अब पुलिस हमारा पीछा कर रही है, तो उसने दूसरे रास्तों पर अचानक मोड़ना शुरू किया, लेकिन एक ऐसे रास्ते पर जहां सिंचाई के लिए नहर का पानी अक्रॉस द रोड ले जाया जा रहा था, मेड़ी बांध के ले जाते हैं, वहीं पर उसकी मोटरसाइकिल धंस गई, जो पहिया होता है वो फंस गया, और उसने उतर के नहर की आड़ लेकर, वो देख लिया कि आदमी पीछे बहुत हैं, बड़ी गाड़ी भी है, छोटी गाड़ी भी है, अभी मुझे घेर के मारेंगे। उसने थोड़ा सा समय लेने के लिए उन पर फायर करना शुरू कर दिया। फिर फायर जैसे ही किया गया, वैसे ही पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई घेर कर करनी शुरू की। फिर वो गोलियां, जब थोड़ी देर बाद कोई हरकत आनी बंद हो गई, कोई गोली आनी बंद हो गई, तो ये मान लिया गया कि अब ये ठंडा पड़ गया है। जब वो मारा गया तो उसके पास 7.62 mm की एक पिस्टल, जिस पर ओनली आर्मी सप्लाई लिखा हुआ था, वो बरामद हुई, और 315 बोर का एक कट्टा भी बरामद हुआ। सामान्य रूप से वो जब भी पॉइंट ब्लैंक उसने मर्डर किए हैं, वो 315 बोर के कट्टे से ही किए हैं। पिस्टल का इस्तेमाल उसने तब किया है जब पुलिस को एक जगह इंगेज करके और खुद निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो तब। वहाँ जो सामान बरामद हुआ उसमें 7.62 mm की वो पिस्टल, एक भरी हुई मैगजीन,
दूसरी पिस्टल में लगी हुई मैगजीन, और इसी पिस्टल से 5 गोलियां वो एसटीएफ के जवानों पर जो पीछा कर रहे थे उन पर फायर किए गए थे। अब सवाल ये उठा कि आखिरकार वो 15 सालों तक 10-10 जिलों की पुलिस, हर जिले में एक न एक सर्विलांस सेल है, हर जिले की अपनी क्राइम ब्रांच की टीम है, सबने अपने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसको लोकेट नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसी कौन सी बातें थीं जिनकी वजह से उसे लोकेट करना कठिन हो रहा था? देखिए, इतना शातिर था कि उसने पहले तो कभी शराब नहीं पी, दूसरा वो किसी पार्टी में नहीं जाता था जिसमें खासकर उसके साथी लोग या ऐसा जिसमें उसको लगता हो कि इसमें राइवल गैंग का कोई शातिर अपराधी आ सकता है या उसके साथ के अपराधी हो सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसी किसी पार्टी में वो कभी नहीं जाता था। क्राइम करने के तुरंत बाद वो शहर बदल लेता था, 1 सेकंड के लिए भी उस शहर में नहीं रुकता था जहाँ उसने क्राइम किया हो, और उसके तुरंत बाद मजदूरों का ड्रेस पहनकर या तो वो कहीं सब्जी का ठेला लगाता था या छोटे मोटे ढाबे पर वेटर की नौकरी कर लेता था। ट्रकों का क्लीनर बन के वो रैकी करता था अपने टारगेट्स की, जिसको मारने का ठेका उसे मिला था। वो कभी मोबाइल अपने पास नहीं रखता था, न कभी मोबाइल से बात करता था, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों और परिवार से भी कोई संपर्क नहीं रखता था। और यही वजह है कि पुलिस की लाख कोशिशों के बाद पुलिस उस तक पहुंचने में नाकाम रही। एनकाउंटर के बाद पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद उसका बहनोई रमज़ान अली उसके शव को लेने आया था, और शुक्रवार की देर रात पोस्टमार्टम के बाद शव रमज़ान अली को सुपुर्द कर दिया गया, और रात में ही रमज़ान अली और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर उसको कफन दफन कर दिया कब्रिस्तान में। आज की घटना देखिए, अपराधी कितना भी चालाक हो, कितना भी शातिर हो, पुलिस जब चाह लेती है तो पकड़ा भी जाता है और मारा भी जाता है। बहुत ढेर सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत ढेर सारी। सालों साल तक परसू करना पड़ता है, और सालों साल परसू करने के बाद तब कहीं पुलिस वहां तक पहुंच पाती है। राशिद इतना चालाक या इतना शातिर दिमाग हुआ कैसे? जेल में उसे ये लोगों ने साफ बता दिया, जैसे जो लोग पकड़ के आए हैं अलग अलग क्राइम में, तो वो बताते हैं कि फोन के कॉल की वजह से मैं पकड़ा गया, फोन के इस्तेमाल की वजह से मैं पकड़ा गया। तो उसके दिमाग में था कि हम फोन इस्तेमाल कर लेंगे, करेंगे अगर, तो पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। इसलिए पिछले 10 वर्षों में उसने कभी फोन का इस्तेमाल नहीं किया। उसको यह भी बताया गया कि अगर उसके घर वालों के पास मोबाइल फोन है, पुलिस उसको भी पैरेलल पर सर्विलांस पे लगा लेती है, खासकर माँ बाप सगे भाई बहन, इसको भी सर्विलांस पे लगा लेती है कि अगर कहीं से पीसीओ से या लैंडलाइन वाले पीसीओ से कहीं से भी कोई फ़ोन अगर होगा तो उन्हें नया नंबर लेने में मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए राशिद कालिया ने हमेशा रेलवे स्टेशन के पीसीओ या मोबाइल के जो और पीसीओ चलते हैं बस अड्डे के, केवल उन्हीं पीसीओ का इस्तेमाल किया। पुलिस वहां तक पहुंची भी तो पता लगा कि साहब वो रेलवे स्टेशन से संभवतः जो यात्री उतरते हैं अपने घर वालों को सूचना देने के लिए या चढ़ने लगते हैं तब घर वालों को सूचना देने के लिए, अब तो खैर बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन फिर भी आते हैं गरीब और ऐसे लोग जो मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और पुलिस पहुंची, पता लगा साहब वो तो फ़ोन किया और चला गया, उसका हमारे पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए वो कभी किसी फ़ोन से उसने किसी नात हित रिश्तेदार को संपर्क नहीं किया। अब
हमारे किस्सा कोई परिवार को एक शंका ये भी हो सकती है कि जब वो किसी से संपर्क नहीं करता था तो आखिरकार सुपारी देने वाले उससे कैसे संपर्क कर लेते थे, क्योंकि इन 15 सालों में उसने तमाम हत्याएं सुपारी किलिंग वाली की थी। उसका भी पूरा सिजरा पता लगा कि अगर वो कभी फोन भी करता था कभी, तो अपने वकील के मुंशी को करता था, खाली ये पता करने के लिए कि मुकदमे में क्या हुआ, पुराने मुकदमों की बात है, कौन सी डेट लगी या फीस कितनी चाहिए, क्योंकि उसे ये भी डर था कि अगर वकील साहब परसू नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। मुंशी ने बता दिया कि हाँ ये डेट पड़ी है, ये डेट पड़ी है, फीस का इतने रुपए तुम्हारी फीस बनती है, किसी से भिजवा देना। तो वो किसी, जैसे मुंशी से जब भी उसने फोन किया होगा तो वही रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मतलब चलते फिरते वाले जो पीसीओ टाइप के हैं, या किसी से थोड़ी देर के लिए दोस्ती बनाई और उसका मोबाइल फ़ोन लेके उसे फ़ोन कर दिया। पुलिस दोस्त तक पहुंची लेकिन राशिद कालिया के ठिकाने तक नहीं पहुंची। तो इस काम के लिए वो फ़ोन करता था। वकील ने भी कभी सीधे राशिद कालिया से बात नहीं की थी। अगर उसका फ़ोन आ गया किसी वजह से, राशिद कालिया का किसी पीसीओ से, तो ये कहता था कि मुंशी जी का नंबर नहीं मिल रहा है, किसी दूसरे मुंशी का नंबर दे दीजिए ताकि मैं उससे बात कर सकूं। उससे वो बात करता था और उन्हीं से ये कहता था, बताता था कि कोई आदमी इतना पैसा लेके तुमसे 1 हफ्ते में या 3 दिन में या 4 दिन में संपर्क करेगा। वो आदमी जाता था, चुपचाप वो पैसा मुंशी को दे के चला आता था और मुंशी वकील को नेचुरली बताते ही होंगे। उसके बाद जैसे उसने किसी वकील के किसी दूसरे मुंशी से बात की, पैसा भिजवा दिया। ऐसा नहीं कि पुलिस की गिरफ्त में ऐसे माध्यम नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वो पहुंचा नहीं पाए राशिद कालिया तक क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते थे। और जिनको संपर्क करना होता था वो भी, जैसे उनको पता है कि वकील के यहाँ से हमें उसका कांटेक्ट मिल जाएगा, वकील से बात की, वकील ने कहा भाई हमसे तो संपर्क करता नहीं। मुंशियों से बात की तो मुंशी ने कहा ठीक है, अब की बार अगर फ़ोन आता है तो मैं बता दूंगा कि आप उसको याद कर रहे थे, आपका नंबर भी मैं उसे दे दूंगा। ऐसे कभी कभार जैसे 10-12 दिन में फिर फ़ोन किया तो उनका फला आदमी आपसे मिलेगा। उसे किसी पीसीओ से उसने फिर फ़ोन किया कि हाँ भाई बताओ क्या बात है। वो आदमी अपना काम बताता था कि इतना पैसा चाहिए, ये हमारा टारगेट है। फिर उसने ये कहा कि दोबारा कभी फ़ोन मत करना, मैं फ़ोन करके बताऊंगा पैसा कहाँ पहुंचाना है। और फिर वो रैकी करता था, पूरा उसको देखता था और फाइनली टारगेट को मार लेता था। मारने के बाद फिर वो उन्हीं कॉन्टैक्ट से अपने वकील के मुंशी या वहीं आसपास, जिन पर आप बहुत ज़्यादा आरोप साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहाँ से फ़ोन किया गया, कौन सा मोबाइल है, ये पता करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर पता भी हुआ पीसीओ का तो मुश्किल होगा कहना कि पीसीओ से किसने फ़ोन किया था। ये उसकी मोडस ऑपरेंडी थी। तभी एसटीएफ ने मैनुअल पुलिसिंग पर स्विच ओवर किया था। हालांकि माध्यम तक भी पहुंची एसटीएफ, वकील तक भी पहुंची एसटीएफ, मुंशी तक भी पहुंची एसटीएफ, लेकिन इनमें से कोई पर्सनली मिला नहीं था। पैसा कोई लाकर दे दिया, डेट पर डेट अपना वो लेते रहे। तो आखिरकार 2 साल, तो इसीलिए पुलिस ने थोड़ा सा सर्विलांस पर जो बोझ था या सर्विलांस पे जो उनको यकीन था उसको छोड़कर मैनुअल पुलिसिंग यानी मुखबिरी के तंत्र पर से ज़्यादा सूचनाएं एकत्रित करनी शुरू की। और 2 साल की मेहनत पर फिर जो मशक्क़त की एसटीएफ की टीम ने, उसके बाद एक बार जब वो मारा गया, दांव सही बैठा, एकदम सही बैठा। क्योंकि उसी मुठभेड़ में, उसी में जब वो मुखबिर ने बताया कि फला आदमी मारा जाएगा और अपोजिट वाले ने कहीं कहा है कि मैंने राशिद से संपर्क कर लिया है, बहुत जल्दी ये उलट जाएगा, तब पुलिस को इस तरह से ये पता लगा कि ये यहाँ पर आने वाला है।
तो मैं किसी कोई परिवार से ये कहूँगा कि अपराध करने वाले को ये गुमान होता है कि वो जो कुछ कर रहा है बहुत चालाकी से कर रहा है, पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन पुलिस का कंटिन्यूअस एफर्ट और डेडिकेशन ये इस एनकाउंटर से साबित हुआ। 2 साल बहुत होते हैं। एक डेडिकेटेड टीम, संजीव दीक्षित एक डिप्टी एसपी मेरे साथ भी रहा है, उसको ये अलॉट हुआ और उसकी टीम 2 साल तक इसका पीछा करती रही। कौन सा शहर ऐसा था जहां नहीं गए वो लोग, लेकिन अल्टीमेटली सफलता मिली और वो मारा गया। इसलिए ये मुगालता किसी अपराधी को नहीं पालना चाहिए कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।